हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग समानता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर को। समानता के अधिकार में जो हमारा सबसे पहला आता है वो है अनुच्छेद 14। और समानता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है और इसी में जो सबसे पहला है वह है हमारा अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ दो बातें हैं, पहला है विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होगा और विधियों का समान संरक्षण क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यह अधिकार किसको मिलता है। तो जो अनुच्छेद 14 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो नागरिकों को भी मिलता है, विदेशियों को भी मिलता है और अगर कोई कानूनी व्यक्ति है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कानूनी व्यक्ति क्या हो गया। तो कानूनी व्यक्ति ऐसा कोई भी संस्था, ऐसी कोई भी संस्था हो सकती है। जैसे सरकार ने कई सारी संस्थाएं बनाते हैं, लोग कई सारे संस्था बनाते हैं, तो वो सभी इसके अंदर आएंगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है। तो विधि के समक्ष समानता जो है, कानून के समक्ष समानता जो है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। इसका मतलब यह होगा कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होंगे। कानून के सामने सभी नागरिक, सभी लोग बराबर होंगे। तो जब सब बराबर हैं तो विशेषाधिकार नहीं होगा। तो विशेषाधिकारों का अभाव हम कह सकते हैं इसका मतलब। दूसरा, जब कानून के अंदर सब बराबर हैं तो कानून लागू भी सब कर समान तरीके से होगा। तो कोई भी कानून जो है, देश का जो सामान्य कानून है, वह सभी पर सामान्य रूप से लागू होगा। सभी पर क्या होगा? सामान्य रूप से लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। और तीसरा, कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। यहाँ हमने पहले ही बात किया है कि कानून के समक्ष समानता है। तो कानून के समक्ष समानता है तो मतलब क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वह कानून की नज़र में समान होगा। तो किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। और कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे राज्यों के राज्यपाल हैं, कोई विदेशी शासक भारत आया हुआ हो, किसी दूसरे देश का राजदूत यहाँ पर है, राजनयिक यहाँ पर है जो कि दूतावास में रहते हैं, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी संस्था हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इसके जो भी लोग काम करते हैं यहाँ पर, ये सभी इसके अपवाद हैं। इनके केस में इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कोई भी है, ये लोग क्या हैं? अपवाद हैं। तो इन लोगों पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी शासक, राजदूत, राजनयिक, यूएनओ और उसकी एजेंसियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। अधिकार सबको मिलेंगे, लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि विशेषाधिकार नहीं होगा, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। तो इसमें कुछ अपवाद इन लोगों के केस में है। अब दूसरा था कि विधि का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो समान संरक्षण की बात करते हैं, कानून का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो कानून के समक्ष समानता है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और कानूनों का समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है कि जब कानून सभी को समान रूप से संरक्षित कर रहा है, मतलब अगर दो व्यक्ति हैं और वो समान परिस्थिति में कोई अपराध किए हैं तो उस पर कानून समान रूप से एप्लीकेबल होगा, मतलब उसके साथ कानून समान व्यवहार करेगा और कानून का प्रयोग भी उसके लिए समान तरीके से होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति की स्थिति अलग थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, और दूसरा यह है कि आपने सेल्फ डिफेंस में हत्या कर दी। तो दोनों पे कानून समान तरीके से तो नहीं लागू होगा। तो अगर किसी ने आत्मरक्षा में कुछ कर दिया और किसी ने ऐसे ही कर दिया, तो अगर किसी ने आत्मरक्षा में कुछ किया है तो उस केस में कानून इस पर अलग तरीके से लागू होता है, और किसी ने ऐसे कोई जुर्म किया है तो उस पर अलग तरीके से लागू होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए, जैसे कहते हैं कि जैसे
चोरी करता है, कोई चोरी करता है तो उस पर समान रूप से सज़ा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई चोरी करता है, उसकी परिस्थिति, जब भी कानून का इंटरप्रिटेशन होता है तो उस केस में एक चीज़ यह भी देखा जाता है कि उसकी परिस्थिति क्या थी। तो इसलिए यहाँ पर यह देखना ज़रूरी होता है कि अगर कानून किसी पर अप्लाई हम कर रहे हैं तो उसकी परिस्थिति क्या थी, जिस बात के लिए उस पर कानून अप्लाई कर रहे हैं, जब वो उस तरह का कोई भी चीज़ किया था, जब उसने वह क्राइम या कुछ ऐसा किया था, तो उस समय उसकी परिस्थिति क्या थी, यह ज़रूर हम लोग देखते हैं। तो इसलिए कानून का समान अनुप्रयोग और समान परिस्थिति में समान व्यवहार। तो इसमें बस यही एक चीज़ ध्यान रखना है कि समान परिस्थिति होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, मतलब कुछ ऐसे आधार हैं जिससे किसी भी नागरिक के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी नागरिक के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। किस आधार पर? इसमें होता है धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और तो यहाँ पर है कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और एक चीज़ आता है कि आप नस्ल के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किन चीज़ों में? जैसे दुकान है, सार्वजनिक जगह है, कोई भी सार्वजनिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, सार्वजनिक स्थान हो, यहाँ कोई भी जा सकता है। सिर्फ किसी को इस बेसिस पर कि वह किसी दूसरे धर्म का है या किसी दूसरी जाति का है, किसी दूसरे लिंग का है, जन्म स्थान कहीं और है या नस्ल कोई और है, आप इन जगहों पर उसे जाने से नहीं रोक सकते हैं। इसी तरह अगर कोई भी जगह स्नान घाट है, कहीं सड़क है, सार्वजनिक रिजॉर्ट है, अगर वो राज्य ने बनाया हो, राज्य के धन से बना हो, या अगर प्राइवेट भी है लेकिन आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है, तो उस जगह भी आप नहीं रोक सकते हैं। मतलब राज्य ने बनाया है तब तो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई, तो वहाँ आप इस बेसिस पर नहीं रोक सकते हैं जाने से। हाँ, सबके लिए आप रेस्ट्रिक्ट कर दें कि सिर्फ वहाँ, जैसे सरकारी जगह होते हैं, कई सारे सरकारी ऑफिस होते हैं, वहाँ सिर्फ सरकारी अधिकारी आते जाते हैं, या कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ सिर्फ राजनयिक आ जा सकते हैं, तो वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए वो जगह समर्पित है, तो उस केस में चाहे उसको राज्य ने बनाया हो, चाहे कोई पब्लिक प्राइवेट पर्सन ने बनाया हो, आप उस किसी को भी इन आधारों पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी के जो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे मॉल बनता है या जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई भी बाज़ार है, आप किसी को भी बाज़ार में कहीं भी किसी भी शॉप में जाने से नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वह किसी दूसरे जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान या नस्ल का है। तो यह एक तरह से राज्य पर भी लागू होता है और निजी व्यक्ति पर भी, क्योंकि राज्य भी नहीं रोक सकती है और किसी निजी व्यक्ति ने भी आम जनता के लिए अगर कुछ बनवाया है तो वह भी आपको नहीं रोक सकता है। तो यह किस पे लागू होगा? राज्य पे भी लागू होगा और निजी व्यक्ति पर भी लागू होगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार के पास अधिकार है कि वह एक विशेष प्रावधान कर सकती है। किसके लिए? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और SC ST के लिए। तो सरकार को ऐसा अधिकार है कि कुछ जगहों, कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार बना सकती है कि जिसमें भेदभाव इस आधार पर हो सकता है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे, बच्चों के लिए आरक्षित कर दें, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षित कर दें, या SC ST के लिए कुछ आरक्षित कर दें। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे सरकार ने सीटों का आरक्षण किया है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए तो मुफ्त शिक्षा है, बड़ों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है जबकि बाकी और किसी के लिए नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें सरकार को ऐसा पावर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, मतलब राज्य के अधीन, सरकार के अधीन जो भी रोजगार है, सरकार के अधीन जो भी रोजगार है उसमें अवसर की समानता होगी। मतलब सरकार किसी भी नागरिक के साथ, सरकार किसी भी नागरिक के साथ, यहाँ यह ध्यान रखिए कि यह सिर्फ नागरिकों को अवेलेबल है, क्योंकि विदेशी को हम सार्वजनिक रोजगार में नहीं रख सकते हैं, तो नागरिकों को अवेलेबल है। तो सरकार किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो सरकार सिर्फ इन वजहों से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती है और इन सभी को, सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में, सरकार के अधीन रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। लेकिन
इसका भी अपवाद है। जैसे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। इसी तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हम लोग देखते हैं। एससी एसटी के लिए हम लोग रिजर्वेशन की व्यवस्था देखते हैं। तो सरकार को ऐसा पावर दिया गया है कि आप महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए आप उसके लिए व्यवस्था बना सकते हैं। इसी तरह जो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए भी आप व्यवस्था बना सकते हो और एससी एसटी के लिए भी आप व्यवस्था बना सकते हैं। और इसलिए आप लोग देखते हैं कि इन लोगों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। ठीक है, तो यह आर्टिकल 16 के अंदर आता है और 16 में यह अपवाद है। इसी तरह से अगर कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था और वहाँ कुछ ऐसा पद हो धार्मिक संस्था को मैनेज करने से रिलेटेड, तो उस पद पर सिर्फ और सिर्फ उस धर्म से संबंधित व्यक्ति ही बैठे, यह भी सरकार बना सकती है रूल। कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट है, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे चर्च का हो या कुछ और हो, तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑफिस है, अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफिस है तो उससे संबंधित पद पर सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के लोग जाएं, ऐसा सरकार कर सकती है। ठीक है, अब हमने बात किया था कि महिलाओं के लिए, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और एससी एसटी के लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित कुछ बातें हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ओबीसी आरक्षण के लिए सबसे पहले 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था और जिसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल क्या थे? अध्यक्ष थे। तो मोरारजी देसाई ने 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। जब कमीशन ने, बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो वीपी सिंह सरकार थी 1990 में, उन्होंने इसको लागू किया। कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, सरकार ने एक्सेप्ट किया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू कब जाके हुआ? 11 साल बाद 1990 में। वीपी सिंह की सरकार थी और सरकार ने तब कमीशन की बात मानते हुए, कमेटी की बात मानते हुए 27% ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू किया। और ये किस लिए किया गया? सरकारी नौकरियों के लिए किया गया। बाद में जाकर जो सरकारी कॉलेजेज हैं उनमें भी एडमिशन में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया, लेकिन 1990 में सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी का लागू किया गया था। लेकिन जब यह लागू हुआ उसके बाद एक फेमस केस होता है, मंडल केस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, 1992 का मंडल केस, ध्यान रखिएगा इसको। जब यह केस होता है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है कि जो 27% आरक्षण दिया गया है वह सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड किया जाए। क्रीमी लेयर मतलब कुछ ऐसे लोग जिसकी आय अगर एक सीमा से ज़्यादा हो, अगर आय एक सीमा से ज़्यादा हो, अगर आय एक सीमा से ज़्यादा हो या कुछ पद से संबंधित भी चीज़ें थी, पद संबंधित भी चीज़ें थी कि कुछ लोग ऐसे पद पर हों उनके बच्चों को आरक्षण में कैसे रखना है, नहीं रखना है। और कृषि भूमि भी इसमें देखा गया कि कृषि भूमि, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर हैं उनको इस आरक्षण से बाहर कीजिए। तो क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर कीजिए, उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कुल आरक्षित कोटा होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कुल आरक्षित कोटा कितना हो सकता है? 50%, ये अधिकतम हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही, एक तो ओबीसी में 27% रिजर्वेशन दीजिए लेकिन क्रीमी लेयर को उससे बाहर कीजिए, और दूसरा कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जातियों के गरीबों के लिए जो 10% का आरक्षण दिया गया था उसको अस्वीकृत कर दिया। मतलब जो 10% आरक्षण अपर कास्ट के गरीब के लिए था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बाद में यह आरक्षण अभी कुछ समय पहले, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम से जानते हैं, सरकार ने लागू किया है। ठीक है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय बनाया जाए। तो ओबीसी के लिए क्या कहा? एक वैधानिक निकाय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंडल केस में। तो मंडल केस से क्रीमी लेयर आता है, आरक्षित कोटा मैक्सिमम 50% होगा, यह भी आता है, और एक वैधानिक निकाय ओबीसी के लिए होना चाहिए, यह भी मंडल केस में ही आता है। इसके आधार पर सरकार ने 1993 में संसद से एक अधिनियम पारित किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सरकार ने 1993 में जाकर एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। तो जब अधिनियम से बना तो यह एक वैधानिक निकाय हो गया। लेकिन 2018 में जाकर, सोचिए 2018 में जाकर इतने सालों के बाद सरकार ने 102वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 338B संविधान में जोड़ा। अनुच्छेद 338B जोड़ा और इसी 338B में ओबीसी के लिए जो यह पिछड़ा वर्ग आयोग था, ओबीसी के लिए जो यह पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आज के समय में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वह एक संवैधानिक आयोग है, जबकि 2018 से पहले यह एक वैधानिक निकाय था, क्योंकि 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संसद के अधिनियम से बना, जबकि 2018 में जाकर 102वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 338B के तहत इसको एक संवैधानिक आयोग बना दिया गया। तो अभी के समय में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वह एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 338B में उसके बारे में दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई अस्पृश्यता को कोई भी करता है अस्पृश्यता, तो उसको एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। मतलब अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी कानून के हिसाब से। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में ये कहा गया कि अनुच्छेद 17 के तहत कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का वो नहीं करेगा, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई फिर भी छुआछूत करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। लेकिन संविधान ने इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया। तो इसके लिए एक परिभाषा मैसूर उच्च न्यायालय का चलता है, ये ध्यान रखिएगा। मैसूर उच्च न्यायालय ने एक केस में जजमेंट देते हुए कहा था कि अस्पृश्यता कुछ जातियों में जन्म लेने के कारण, ध्यान रखिएगा, कुछ जातियों में जन्म लेने के कारण कुछ वर्गों के व्यक्तियों पर लगाई गई एक सामाजिक अक्षमताएं हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अस्पृश्यता में, छुआछूत में, वो क्या आ जाती है? जाति। क्योंकि व्यक्ति चूंकि उस जाति में जन्म लिया है इसलिए उस पर यह सामाजिक अक्षमता लगाई गई है। तो इसलिए मैसूर उच्च न्यायालय का यह परिभाषा आप ध्यान रख सकते हैं और संविधान में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या अस्पृश्यता सिर्फ निजी व्यक्ति अपनाएगा तब दंड मिलेगा या राज्य को भी मिलेगा? तो अस्पृश्यता ना तो राज्य कर सकती है ना निजी व्यक्ति कर सकती है। मतलब छुआछूत का व्यवहार ना तो राज्य कर सकती है किसी भी व्यक्ति के साथ, ना ही निजी व्यक्ति कर सकती है। मतलब यह दोनों पे लागू होता है। तो अगर इसमें से कोई भी छुआछूत करते हुए पाया जाता है या छुआछूत का कंप्लेन किसी के खिलाफ आता है तो कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। तो यह एक दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि जो भी उपाधियां होगी उसका उन्मूलन किया जाएगा। हम लोग जैसे पहले देखते थे कि महाराजा उपाधि होती थी, राज बहादुर होता था, राय बहादुर होता था, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सारे उपाधि पहले चलते थे। आज़ादी से पहले हम लोग सुनते थे कि अलग अलग एरिया में महाराजा थे, किसी को राय साहब की उपाधि दी जाती थी, किसी को दीवान की उपाधि दी जाती थी, दीवान बहादुर की। तो इसको अनुच्छेद 18 के तहत ख़त्म कर दिया गया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को या किसी भी विदेशी को सरकार कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। कौन नहीं प्रदान करेगी? सरकार। जो हमारे देश की सरकार है, चाहे देश की हो या राज्य की हो, देश या राज्य की कोई भी सरकार नागरिक और विदेशी को उपाधि प्रदान नहीं करेगी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन यह है कि सैन्य उपाधि आप दे सकते हैं और शैक्षिक सम्मान भी आप दे सकते हैं। यह दोनों अलाउड हैं। तो सैन्य और शैक्षिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि ना तो नागरिक को आप दे सकते हैं ना ही विदेशी को दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करना चाहता है तो वह भी नहीं कर सकता है, उस पर भी रोक है। तो कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, उस पर भी रोक लगाई गई है।
तो अब हम लोग के पास सवाल ये उठता है कि जैसे देखते हैं कि भारत रत्न किसी को दे दिया जाता है, पद्म विभूषण दे दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है और पद्मश्री दिया जाता है, तो यह कैसे है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है, यह उपाधियां नहीं है। ये इसमें से कोई भी, जैसे ये 4 के 4 हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, हमारे देश में यही 4 राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यह सरकार दे सकती है, विदेशियों को भी दे सकती है, और यह किसको दे सकती है? नागरिक को तो दे ही सकती है, और साथ के साथ यह विदेशियों को भी दे सकती है, यह विदेशियों को भी दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें से ये 4 जो हैं ये कोई भी उपाधि नहीं है, इसलिए सरकार ऐसा दे सकती है, और ये सभी अनुच्छेद 18 के अंदर ही आएंगे। बस एक कंडीशन है, जिसको इसमें से कोई भी पुरस्कार मिलता है वह ना तो अपने नाम के ना तो पीछे इसको लगा सकता है और ना ही इसके आगे लगा सकता है। मतलब जिसको भी यह लिखा पुरस्कार मिला है वह अपने नाम के आगे या पीछे इन पुरस्कारों को नहीं लगा सकता है, यही एक कंडीशन है। तो आज हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।